हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज गुलाम वंश के बारे में देखते हैं, जो कि कैसे उदय हुआ। चलिए शुरू करते हैं। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के पश्चात दिल्ली का सिंहासन पर मोहम्मद गोरी के हाथ चला गया। भारत से वापस लौटते समय मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने विजित प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। वह अपने साथ बहुत बड़ी में दास लाया था। काला कालांतर में यही दास उनके उत्तराधिकारी हुए। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्याग्रह किया। उसने लाहौर से शासन का संचालन किया और लाहौर ही उसकी राजधानी बनी। दिल्ली नहीं बनाई थी, ये बात याद रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा। फिर उसका पुत्र जो कि आराम शाह, जो कि एक अयोग्य शासक था, जो कि 1210 से 11 इस 7-8 महीने इसी तरह शासन किया था। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अब देखते हैं। यहाँ से 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। उसके नाम का ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। प्रारंभिक जीवन उसके बारे में देखते हैं। निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास के रूप में खरीदा था। उसने उसे धनुर्विद्या और घुड़सवारी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। काजी की मृत्यु के बाद वह निसापुर से गजनी आया लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया था। देखते हैं आगे। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और उसे अमीर ए आखुर या अस्तबलों का प्रधान नियुक्त किया, जो उस समय का महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गोर बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। गोरी के वापस जाने के बाद ऐबक ने अजमेर, मेरठ आदि स्थानों के विद्रोहों को दबाया था। उसने 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुए चंदावर के तृतीय युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखते हैं। 1197 में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अहिल्यावाड़ को लूटा तथा वहां के शासक भीमदेव को दंडित किया। 1197 में ही ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है ना, कब खरीदा था इल्तुतमिश को? 1197 में। 1202 में उसने बुंदेलखंड के राजा पर, परमारदीद देव को परास्त किया तथा कलिंजर, मोहबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। 1205 में उसने खोखरो के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को सहयोग दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। हालांकि राजधानी लाहौर थी, याद रखिएगा, इसने राजधानी लाहौर बनाई थी। चलिए राजाभिषेक के बारे में इसका देखते हैं। इसका राजाभिषेक कब हुआ था? 25 जून 1206 को हुआ था। ऐबक ने 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्याग्रह की एवं लाहौर को राजधानी बनाकर मृत्यु पर्यंत वहीं रहा। उसकी कब्र भी यहीं है। ठीक है ना, वहीं है। सिंहासन नारूढ़ होने के समय ऐबक ने अपने को मलिक एवं सिपह सलार की पद से संतुष्ट रखा। उसने अपने नाम से ना तो कोई सिक्का जारी करवाया और ना ही खुतबा या उपदेश या प्रशासनात्मक रचनाएं पढ़वाया। इसी कारण उसे दिल्ली का स्वायत्त सुल्तान नहीं माना जा सकता है। सिंहासन पर बैठने के समय ऐबक को मोहम्मद गोरी के अन्य उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद ताजुद्दीन याल्दोज, गजनी का शासक एवं नसरुद्दीन कुबाचा, ये जो कि मुल्तान एवं सिंध का शासक था, के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। आगे देखते हैं। इन विद्रोहियों को शांत करने के लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंध का आधार बनाया। उसने ताजुद्दीन याल्दोज पुत्री से अपना विवाह, नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह तथा इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया।
ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर इल्तुतमिश को सर ए जानदार व अमीर ए शिकार का पद दिया, ठीक है ना। 1197 में अहिल्याबाड़ के युद्ध के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। कालांतर में गोरी के उत्तराधिकार गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान के रूप में स्वीकार करते हुए 1208 में सिंहासन, छत्र, राजकीय पताका एवं नक्कार भेंट किया। इस तरह ऐबक का स्वतंत्र शासक के रूप में तुर्की राज्य का संस्थापक बना। आगे देखते हैं। ऐबक के एक अधिकारी इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर भी आक्रमण किए। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां जला दी। इस समय बंगाल में सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन एवं राजधानी नदिया थी। बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया एवं लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार जो कि इख्तियार उद्दीन ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया था, ठीक है ना। ऐबक ने बंगाल में केमाज रूमी को भेजा, जिसने अली मान खां को वहां का सूबेदार बनाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। यह मुख्य विशेषताएं देखते हैं, ठीक है ना। ऐबक की उदारता और दानशीलता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया एवं हाथियों का दान देने के कारण उसे पील बख्श कहा गया, ठीक है ना। लाखों का दान देने के लिए उसे लाख बख्श और हाथी का दान देने के लिए पील बख्श कहा गया, ठीक है ना। अपने बाल्यकाल से ही उसने अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए वह कुरान खां या कुरान पाठ करने वाला के नाम से भी जाना जाता है, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार मिनहाज ने उसकी दानशीलता के कारण ही उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। कौन दिया था? मिनहाज ने। क्या चीज का संज्ञा? हातिम द्वितीय। साहित्य एवं सत्य प्रत्य कला में भी ऐबक की दिलचस्पी थी। उसने दरबार में विद्वान हसन निजामी एवं फक्र ए मुदबिर को संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। फक्र ए ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम जो कि विष्णु मंदिर के स्थान पर तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि चौहान सम्राट विग्रह राज चतुर्य द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय के स्थान पर नाम मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है ना। ये सब जगह पे मस्जिद का निर्माण कराया। कुतुब मीनार जिसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था, याद रखिएगा, बनाया गया था, के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय कुतुबुद्दीन को जाता है, जबकि इसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसका पूर्ण निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश। ऐबक ने दिल्ली में किला राय पिथौरा के निकट शहर बसाया। यह मध्य काल में निर्मित दिल्ली के 7 शहरों में प्रथम था। वजीर पद का प्रचलन ऐबक के काल में प्रारंभ हुआ था। फक ए मुदविचिर ऐबक का पहला वजीर था। फक्र ए मुदविवीर भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल या आधुनिक पोलों की भांति का एक खेल घोड़ों से गिरने के दौरान कब हुआ था? याद रखिएगा, 1210 में हुए थे। उसे लाहौर में ही दफनाया गया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। याद रखिएगा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने। चलिए आगे देते हैं, व्यक्तित्व उसका देखते हैं ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति, अचूक तीरंदाज एवं साहसी एवं प्रभावशाली व्यक्ति था। वह गुलामी से उठकर सुल्तान के पद पर पहुंचा, जो उसकी योग्यता तथा प्रतिभा का ही परिचय है। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया। यालदोज एवं कुबाचा के प्रति उसकी नीति राजनीतिक कुशलता का प्रमाण है। ऐबक की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद कर भारत को उसके प्रभाव से मुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात तुर्क सरदार ने आराम शाह जो कि 1210 में सुल्तान घोषित किया, जो कि 8 महीने शासक रहा। कितना दिन? 8 महीना रहा। अबुल फजल के मतानुसार आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था। ये देखते हैं, आराम शाह जो कि 8 महीना शासन किया था, ये एक अयोग्य शासक था। ऐबक की आकस्मिक मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या को तुर्की सरदारों ने स्वयं हल किया।
कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर में 1210 में सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह ने मुजफ्फर सुल्तान महमूद शाह की उपाधि ली और अपने नाम की मुद्राएं चलाए। आराम शाह एक अक्षम अक्षम या आराम तलब व्यक्ति था, जो कि उसने सुल्तान बनने के गुण नहीं थे उसमें, ठीक है, उसमें सुल्तान बनने के गुण नहीं थे। कालांतर में अनेक तुर्क सरदारों ने उसका विरोध कर दिया, याद रखिएगा। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश, जो ऐबक का विश्वास पात्र गुलाम एवं उसका दामाद भी था, उसे दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। आगे देखते हैं। आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। उसमें आराम शाह को बंदी बनाकर बाद में उसकी हत्या कर दी। इस तरह ऐबक वंश के बाद इलवारी वंश का शासक प्रारंभ हुआ था। इल्तुतमिश का शासनकाल कब कब था? 1211 से 1236 तक। उसके बाद रुकुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इसका पुत्र था, जो कि 1236 से 1236 तक ही रहा, जो कि अपनी माँ के सहयोग से सुल्तान बना था। रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 थी। उसके बाद आया था मुजुद्दीन बहराम शाह, जो कि 1240 से 42 तक। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से 46 तक। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह, जो कि 46 से 66 तक था। चलिए आगे देखते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जो कि 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश या अलमस इलवरी तुर्क था। इसका पिता इलाम खां इलवरी जनजाति का सरदार था। इल्तुतमिश शमसी वंश का था, इसलिए नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदने की इच्छा प्रकट की तो गोरी ने दासों के व्यापार को आज्ञा दी कि वह इल्तुतमिश को दिल्ली ले जाए, और 1197 में ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1206 में खोगरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण गोरी ने ऐबक को आदेश दिया कि उसे दास्ता से मुक्त कर दे और उसे अमीरन उल उमरा की उपाधि दी। दिल्ली में इल्तुतमिश शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया। उसे सर ए जहांदार या शाही अंगरक्षकों को सरदार नियुक्त किया। इस समझे ना, शाही ए जहांदार नियुक्त किया। और नेक्स्ट देखते हैं इल्तुतमिश की प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ने उसे अन्य प्रशासनिक पद भी सौंपे। उसे अमीर ए शिकार का पद दिया गया। तदोपरांत उसे बरन या बुंदेल शहर का इक्ता प्रदान किया गया। चलिए आगे देखते हैं। कालांतर में उसे बदायूं का प्रशासन नियुक्त किया गया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम, अमीर ए उमरा, ईश्वर की भूमि का रक्षक तथा ईश्वर के सेवकों का सहायक एवं सिक्कों का राजकुमार और गुलामों का गुलाम या मकबरों का पितामह और न्यायप्रिय शासक एवं भारत में तुर्की शासक का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें सभी इंपॉर्टेंट दिया गया है। आप लोग वीडियो रोक के इसे पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। 1205 से 1206 में इल्तुतमिश को ऐबक या गोरी कहने पर ने दास्ता से मुक्त कर दिया। गोरी के कहने पर उसे जो है कि दास्ता से मुक्त कर दिया, ठीक है ना। भारत में तुर्की शासक का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक शुभारंभ इल्तुतमिश को ही होता है, ठीक है ना। राज्याभिषेक के बारे में इसके बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु के कारण वह अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका। अंततः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह या विवादित पुत्र को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, किंतु वह अयोग्य साबित हुआ। आगे देखते हैं। फलस्वरूप तुर्को सरदार ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली आमंत्रण कर राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और आराम शाह को बंदी बनाकर बाद में उसकी हत्या कर दी। इस तरह ऐबक वंश के बाद
इलवारी वंश का शासक प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा जो कि अल मुंतसिर बिल्लाह से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलअत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम या महान शासक की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश द्वारा बगदाद के खलीफा से लिखत प्राप्त करने का उल्लेख किसे मिलता है? मिनहाज उस सिराज में मिलता है। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश बेद सुल्तान बना, ठीक है ना, एवं दिल्ली सल्तनत एक बेद स्वतंत्र राज्य बन गई, याद रखिएगा। इस प्रकार वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान उपाधि धारण कर स्वतंत्र संतलत जो कि 18 फरवरी 1229 को स्थापित हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसी स्वीकृति से इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को उन्नत बनाने और दिल्ली के सिंहासन पर अपनी संतानों को अधिकार को सुरक्षित करने में सहायता मिली। खिलअत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था, याद रखिएगा। विद्रोह, दिल्ली का सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय राजपूत विद्रोह कर रहे थे। कुबाचा ने भी अपनी शक्ति बढ़ाकर कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर तथा दोआब तुर्कों के हाथों से निकल चुका था। दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण का भय था। अतः इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में इल्तुतमिश ने कई कठोर कदम उठाए जो इस प्रकार है, आगे देखते हैं। 42 अमीरों के बल का गठन। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कुलवी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सरदार तथा मुइज्जी अर्थात मोहम्मद गोरी के समय के सरदारों के विद्रोह का दमन किया। इल्तुतमिश ने उन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए 40 सरदार के एक गुट या संगठन बनाए जिसे तुर्कान ए चहलगानी का नाम दिया गया। इस संगठन को चारगान भी कहा जाता है। इसमें योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस दल को उसने राजत्व का एक अंग बना दिया जिसका 40 दल भी कहा जाता है। दिल्ली के अमीरों का दमन, देखते हैं दिल्ली में अमीरों के दमन के बारे में। दिल्ली के अमीर इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के षड्यंत्रकारी अमीरों का दमन किया और सैनिक जागीरदारों को अपने कब्जे में ले लिया। यल्दौज एवं कुबाचा का भी दमन किया इल्तुतमिश ने। 1215 से 1217 के बीच इल्तुतमिश ने अपने दो प्रबल प्रतिद्वंद्वी यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा से संघर्ष करना पड़ा। 1215 में इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया था। 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाचा से लाहौर छीन लिया, ठीक है ना। कब छीना था? 1217 में। और 1228 में उच्च पर अधिकार कर कुबाचा से बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कहा। अंत में कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस तरह इन दोनों प्रबल विरोधियों का अंत हुआ। चलिए, बंगाल में विद्रोहियों का ममन या दमन। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान या गयासुद्दीन आजम खिलजी ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया तथा अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण की, किंतु 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र हिसामुद्दीन इवाज उत्तराधिकारी बना। उसने गयासुद्दीन आजिम की उपाधि ग्रहण की तथा अपने नाम के सिक्के चलाए और खुतबा पढ़वाया था। आगे देखते हैं। 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल में स्वतंत्र शासक हिसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इवाज ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया। इल्तुतमिश ने पुनः दिल्ली लौटते ही उसने फिर से विद्रोह कर दिया। इल्तुतमिश को पुनः दिल्ली लौटते उसने फिर से विद्रोह किया। इस बार इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1226 में लगभग उसे पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। कालांतर में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात मलिक
इख्तियार बल्का खिलजी ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। अंततः 1230 में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। संघर्ष में बल्का खिलजी मारा गया। इस बार एक बार फिर बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। चलिए आगे देखते हैं, प्रमुख के सैन्य अभियान के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर को जीता। कब जीता था रणथंभौर को? 1226 को। इस समय चौहान शासक वीर नारायण था। इल्तुतमिश ने जालोर के चौहान शासकों से भी अधीनता स्वीकार करवाई तथा बयाना, सांभर, अजमेर व नागौर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। 1227 में भूताल के युद्ध में इल्तुतमिश को मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह ने पराजित किया। इसका वर्णन जयसिंह सूरी के हम्मीर मदमर्दन में मिलता है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने 1227 में परमारों की राजधानी मंदोर पर अधिकार किया और 1231 में ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर वहां के शासक मंगलदेव को पराजित किया। रणथंभौर को जीतने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। 1233 में चंदेलों के विरुद्ध, 1234 से 35 में उज्जैन एवं भिलसा के विरुद्ध उसका अभियान सफल रहा। इल्तुतमिश के नागदा के गुहिल लोथों और गुजरात चालुक पर किए गए आक्रमण विफल हुए। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बमियान के विरुद्ध हुआ। बमियान के शासक सैफुद्दीन हसन पर आक्रमण हेतु बमियान जाते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ा और दिल्ली लौट आया, किंतु दिल्ली में 29 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हो गई थी। मंगोल नेता चंगेज खान के बारे में देखते हैं। 1221 इसके शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां के भय से भयभीत होकर ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलाउद्दीन मुगवर्नी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया। चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ लगभग 1220 से 21 में सिंध तक पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगवर्नी की सहायता न करे। अंततः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगवर्नी भारत से चला गया तो उस समस्या का समाधान हो गया। इस प्रकार भारत चंगेज खां के आक्रमण से बच गया। वह यूरोप की तरफ मुड़ गया। चंगेज खां स्वयं को भगवान का अभिशाप कहता था। सिक्के। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टाका जो कि लगभग 175 ग्राम तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने सिक्कों का पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को प्रारंभ किया। टाकों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, याद रखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया। उसके सिक्कों पर शिव की नंदी एवं चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर कुछ गौरवपूर्ण शब्द का अंकित करवाया, जैसे शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य एवं धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक एवं अपनी पुत्री रजिया का नाम, ये सब करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि होता है, ठीक है ना। यह भूमि इक्ता तथा इसे लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत सभी सैनिक एवं गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। विद्वान के बारे में यहाँ देखते हैं उसके शासनकाल के दौरान। इल्तुतमिश ने मिनहाजुद्दीन, सिराज, मलिक, ताजुद्दीन, दवीर, अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन का संरक्षण प्रदान किया। उसके समय नासिर, अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी एवं नूरुद्दीन मोहम्मद मुख्य विद्वान थे। नूरुद्दीन लुबाब उल अलबाब को लिखा। मिनहाज उल सिराज ने इल्तुतमिश को महान दयालु, सहानुभूति रखने वाला या विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति
श्रद्धा रखने वाला सुल्तान बताया। अबफी ने इल्तुतमिश के ही शासनकाल में जीवामी उल हियाकत की रचना की थी। इस पुस्तक में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं स्थापत्य निर्माण। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता या मकबरे शैली का जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिएगा। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था। इसको स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी एवं अपने पुत्र की स्मृति में नासिर मदरसा बनवाया। संस्कृत उपलब्धियों के कारण समकालीन साहित्य में दिल्ली को हजारते दिल्ली कहा गया, जो कि 1199 में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, किंतु वह इसे पूरा नहीं कर सका। इसका निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु मंगोल से लड़ते हुए थे और 1229 में ही हो गई थी। उसकी स्मृति में इल्तुतमिश ने मदरसा ए नासिरी का दिल्ली में निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने नागौरी, जो कि राजस्थान में, अतारकिन का दरवाजा बनवाया। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण भी इल्तुतमिश ने दिल्ली एवं बदायूं में करवाया था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। इससे पूर्व राजधानी कहाँ था? लाहौर था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ? 30 अप्रैल 1236 में हुई थी। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, जो एक कछिए मकबरा है। किस प्रकार का है? कछिए मकबरा है, एक कछिए मकबरा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रमुख तत्व के बारे में देख लेते हैं इन लोगों के बारे में। इल्तुतमिश एक न्याय प्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। उनको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। डॉक्टर के ए निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा और एक शासक वर्ग प्रदान किया। मिनहाज सिराज के अनुसार गुणवान, दयालु, हृदय, विद्वानों एवं धर्मोपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का सबसे विश्वसनीय वजीर था, जो कि ताजिक या गैर तुर्क था। ताजिक का अर्थ होता है गैर तुर्क। इल्तुतमिश ने 1234 से 1235 में भिलासा में हिंदू मंदिरों तथा मालवा के में उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा एवं मंदिर को ध्वस्त कर विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली लाया। इल्तुतमिश का आरिजे मामालिक इमादुल मुल्क अहमद अजाय नामक गुलाम था। इल्तुतमिश ने उस दास की योग्यता से प्रभावित होकर उसे रावत ए अर्ज की उपाधि सम्मानित किया। इल्तुतमिश ने ईरानी जो कि ब्रैकेट में फारसी होता है, राजतंत्रीय परंपराओं का ग्रहण किया। वो उन्हें भारतीय वातावरण के अनुकूल संवित किया। इल्तुतमिश ने आदाब ए सलातीन और मासरे उस सलातीन जैसी ईरानीय राजतंत्र से संबंधित पुस्तकें और अपने पुत्र की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई। फरखे मुदबिर फर्क अल दीन मोहम्मद बिन मंसूर मुबारक शाह ने इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनीतिक सिद्धांत और राजकीय संगठन की कला
वो युद्ध कला पर फारसी भाषा में आदाब उल हब्र नामक प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ तैयार किया। इल्तुतमिश ने मृत्यु अपनी मृत्यु 13 अप्रैल 1236 के पूर्व अपना राज्य अपनी पुत्री रजिया को सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी। इसका कारण यह था कि उसके योग्य और बड़े पुत्र लखनौती के शासक नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी तथा छोटा पुत्र रुकुद्दीन फिरोज एक दुर्बल एवं असक्षम व्यक्ति था, याद रखिएगा। दुर्भाग्यवश इल्तुतमिश की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तुर्क अमीर एक स्त्री को राज करते हुए देखना अपना अपमान समझते थे, इसलिए तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। चलिए रुकुद्दीन फिरोज शाह के बारे में देखते हैं, जो कि 1236 में अनेक तुर्क अमीर फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान और अनेक अख्तादारों ने षड्यंत्र कर रुकुद्दीन फिरोज को 1236 में सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया, परंतु वह राज पर नियंत्रण नहीं रख सका। वास्तविक सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में चली गई, जो कि एक क्रूर महिला थी। क्रूर महिला थी। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों का दमन प्रारंभ किया, जिससे असंतोष फैला और विद्रोह प्रारंभ हो गए। इल्तुतमिश के छोटे पुत्र रुकुद्दीन को अंधा करवा कर उसकी हत्या करवा दी। क्या लिखा? इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर और उसकी हत्या कर दी। आगे देखते हैं। फिरोज शाह को अपने भोग विलास में लिप्त हो गया। प्रशासन पर नियंत्रण ढीला पड़ गया। जनता पर भी अत्याचार होने लगे। फलतः पूरे राज्य में असंतोष और विद्रोह छा गया। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग का प्रतीक नमाज के अवसर पर जनता के सन्मुख उपस्थित हुए। आगे देखते हैं। उसने शाह तुर्कान के अत्याचारों एवं राज्य में फैली व्यवस्था का वर्णन किया। आश्वासन दिया कि शासक बनकर वह शांति और सुव्यवस्था स्थापित करेगी। रजिया से तुर्क अमीर और अन्य व्यक्ति प्रभावित हो गए उठे। क्रुद्ध जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान की गिरफ्तारी कर लिया एवं रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा, तब उसे भी कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। आगे देखते हैं। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। चलिए रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक इसका शासन रहा। रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम शासक थी। उसने सैनिकों वेशभूषा धारण की पर्दा प्रथा छोड़कर पुरुष वेशभूषा जो कि कोट और कुला जो कि टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी। उसने हाथी पर चढ़कर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। रजिया ने अपने सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वां का विरुद्ध धारण किया। सिंहासन पर बैठते ही रजिया ने कूटनीतिक से काम लिया और अपने और अमीर वर्ग में फूट डाल दी। उसने इक्ताओं और अक्ताओं में फेरबदल कर अपने हिसाब से नियुक्तियां की। तो आगे देखते हैं। मिन्हाज सिराज इल्तुतमिश द्वारा निर्मित मदरसा ए नासरी का शिक्षक था। रजिया ने मिन्हाज को प्रधानाचार्य बनाया। मुहजब उद्दीन को वजीर एवं बलबन को अमीर ए शिकार का पद दिया। रजिया ने अबिसिनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलाउद्दीन याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और उसे अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया। इससे अमीर वर्ग या तुर्क
अधिकारी नाराज हो गए। भंटीडा के सूबेदार इल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को बंदी बना लिया। रजिया ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी कर ली। नेक्स्ट, इन नियुक्तियों से खफा उसके एक अमीर अल्तुनिया, जिसे रजिया ने तबर हिंद या भंटिया का इक़्तिदार नियुक्त किया था, ने विद्रोह कर जिसमें अमीरों वर्ग ने उसका साथ दिया था। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि बाद में रजिया ने कूटनीतिक सहारा लेकर इल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी कर ली। रजिया जब अमीरों के विद्रोह का दमन करने राजधानी से बाहर निकली, तभी जलाउद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उसकी हत्या, जो कि 14 अक्टूबर 1240 को कर दिया। व्यक्तित्व इसके बारे में देखते हैं। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह शासन किया था। कितना किया था? 3 वर्ष 6 माह। वह अत्यंत सफल शासिका थी, जिसने रुकुद्दीन फिरोज के समय को बिगड़ी स्थिति को संभाल लिया। रजिया ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग्य, शिक्षित और दयालु, कर्तव्य परायण, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थी। वह कुशल युक्ति और कूटनीतिज्ञ भी थे। ऐसा माना जाता है कि रजिया के पतन में उसका स्त्री होना था। मिनहाज लिखता है, भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में भी सभी प्रशासनिक गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। आगे देखते हैं। एल फिलिस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। चलिए अब आगे देखते हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि इसका शासनकाल 40 से 42 तक था। रजिया के पश्चात 1240 में बहराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह कुछ वर्षों तक ही गद्दी पर रह सका। वह नाम मात्र का सुल्तान था। राज्य की वास्तविक शक्ति का संचालन 40 गुलाम का दल ही करता था। शासक पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्की अमीरों ने नाइब अर्थात नयाब ए मुमलकत या संरक्षक का पद बनाया और उस पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को नियुक्त किया। कालांतर में इख्तियारुद्दीन एतगिन की शक्ति बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उसने अपने महल के सामने सुल्तान की तरह नौबत एवं हाथी रखना प्रारंभ कर दिया। उसकी बढ़ती से आशंकित होकर बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा डाली। एतगिन की हत्या के पश्चात रुकुद्दीन सुंकर रूमी ने नयाब के अधिकार प्राप्त कर लिए। उसने बहराम की हत्या का षड्यंत्र रचा। सुल्तान की हत्या हेतु षड्यंत्र रचने के कारण उसकी एवं सरदार सैयद ताजुद्दीन की हत्या कर दी गई। इन हत्यारों से तुर्की अमीर भयभीत हो उठे। उन लोगों ने सुल्तान को पदच्युत करने का षड्यंत्र रचा। आगे देखते हैं। 1241 में मंगोल शासक, जो कि मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा पंजाब पर आक्रमण के समय रक्षा के लिए भेजी गई सेना को बहराम शाह के विरुद्ध भड़का दिया। सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ गई और 1241 में तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहराम शाह का वध कर दिया। अमीर तुर्क सरदार ने बहराम शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद को अलग सुल्तान बनाया। अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 42 से 46 तक इसका शासनकाल था, इसके बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र एवं इल्तुतमिश का पौत्र था। मसूद शाह भी एक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था। वह नाम मात्र का शासक था। उसके समय में क्या लिखा है, नाइब का पद गैर तुर्क सरदारों के दल के नेता मलिक कुतुबुद्दीन हसन को मिला, क्योंकि अन्य पदों पर तुर्की सरदारों के गुट लोगों का प्रभुत्व था। इसलिए
नायब के पद का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया था। शासन का वास्तविक अधिकार वजीर मुहाजुद्दीन मुहाजुबुद्दीन के पास था, जो से जाति से ताजिक या गैर तुर्क था। तुर्की सरदारों के विरोध के परिणाम स्वरूप यह पद नजमुद्दीन अबू बकर से प्राप्त हुआ। इसी के समय में बलबन को हांसी का आख्ता प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। शासन का वास्तविक सत्ता वजीर मुहाजुबुद्दीन के हाथों में थी, जो एक ताजिकिस्तानी का गैर तुर्क था। ताजिकिस्तान का गैर तुर्क था। धीरे धीरे बलबन ही सबसे प्रभुत्व व्यक्ति बन गया। मासूद शाह के समय में पुनः मंगोलों का आक्रमण हुआ। 1245 में मंगोल ने उच्च पर अधिकार कर लिया। बलबन ने अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर मंगोलों को मार भगाया एवं उच्च पर पुनः अधिकार किया। बलबन के इस कार्य से जहां उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी, वहीं अमीरों में सुल्तान मसूद शाह के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा हुई। अंततः बलबन ने नसरुद्दीन महमूद एवं उसकी मां से मिलकर अलाउद्दीन मसूद को सिंहासन से हटाने का षड्यंत्र रचा। बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद शाह को गद्दी से 10 जून 1246 को हटाकर कैद कर लिया। कैद खाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के परपौत्र नसरुद्दीन महमूद को अगला सुल्तान बनाया। अब चलिए देखते हैं नसरुद्दीन महमूद के विषय में बारे में, जो कि 1246 से 1266 तक, जो कि 20 साल इसका शासन किया था। 10 जून 1246 को युवा नसरुद्दीन महमूद शमसी मालिकों द्वारा सुल्तान के पद पर प्रतिस्थापित किया गया। यह इल्तुतमिश का पौत्र था। उसने तुर्की अमीरों की शक्ति का अंदाजा लगाकर सारी सत्ता चालीसा के सरगना और नायाब बलबन के हाथों में सौंप दी। वह नाम मात्र का शासक बनकर ही संतुष्ट हो गया। फलतः तुर्की अमीरों और सुल्तानों के बीच चलता आ रहा सत्ता का संघर्ष समाप्त हो गया। इस प्रकार महमूद का शासन तुलनात्मक दृष्टि से शांतिपूर्ण रहा। इस समय सुल्तान तथा सरदारों के मध्य संघर्ष नहीं हुआ। वास्तव में यह काल बलबन की शांति निर्माण का काल था। कहा गया कि सुल्तान नसरुद्दीन महमूद महत्वाकांक्षाओं से रहित एक धर्म परायण व्यक्ति था। वह कुरान की नकल करता था तथा उसको बेचकर जीविका चलाता था। नासरुद्दीन स्वयं कहता था, मैं राज्य के धन को स्वयं की विलासिता पर खर्च नहीं कर सकता। मैं केवल राज्य का ट्रस्टी हूँ। अक्टूबर 1246 में नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उगलू खागी उपाधि प्रदान की और इसके तदुपरांत उसे अमीर हाजी बनाया गया। अगस्त 1249 में नसरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी पुत्री नसरुद्दीन का विवाह कर दिया। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिनकी केवल एक पत्नी बलबन की पुत्री थी। चलिए आगे देखते हैं। बलबन की सुल्तान से निकटता एवं उसके बढ़ते हुए प्रभाव से अन्य तुर्क सरदारों ने नसरुद्दीन महमूद की मां के साथ एक दल बनाया, जिसका नेता रायहान को बनाया गया। 1253 में इमाउद्दीन रेहान, जो कि रायहान को बलबन के स्थान पर नायाब बनाया गया। इमाउद्दीन रेहान के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का शासक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। अंततः एक समझौते के तहत नसरुद्दीन महमूद ने रायहान को नवाब के पद से मुक्त कर पुनः बलबन 1254 ईस्वी में यह पद दे दिया गया। कुछ समय पश्चात रायहान की हत्या कर दी गई। इसके दरबार में मिन्हाज ए सिराज रहता था और इसके द्वारा रचित तबकात ए नासिरी ग्रंथ में नसरुद्दीन महमूद के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। मिन्हाज ने नसरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना।
नसरुद्दीन अपनी साधारण आदतों के कारण दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था। नसरुद्दीन के शासन काल में हलाकू नामक मंगोल आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण कर दिया किया उसको बलबन ने विफल कर दिया और 1266 में नसरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। वह शमसी वंश का अंतिम शासक था। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासक गयासुद्दीन बलबन बना, जिस जिसने बलबनी वंश की स्थापना की। अब बलबनी वंश के बारे में देखते हैं, जो कि 1266 से 1290 तक था बलबनी वंश। लेकिन याद रखिए, गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक था। चलिए यहाँ देखते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में, यहाँ दिया हुआ है, जो कि 1266 से 87 तक था। केकूबाद के बारे में 87 से 90 तक। शमसुद्दीन की उम्र के बारे में 1290 से 1290 तक ही रहा था। आगे देखते हैं गियासुद्दीन बलबन, ठीक है ना। क्या गयासुद्दीन बलबन? गयासुद्दीन बलबन इलवारी जाति का व्यक्ति था, जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था, याद रखिएगा। यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। बलबन मूलतः सुल्तान इल्तुतमिश का तुर्क गुलाम था। उसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। दुर्भाग्यवश बलबन अपनी युवा अवस्था में ही मंगोल द्वारा बंदी बना लिया गया। आगे देखते हैं मंगोल ने उसे बसरा में जाकर दास के रूप में ख्वाजा जमालुद्दीन बासरी नाम से एक व्यक्ति को बेच दिया। लगभग 1232 से 1233 में वो बलबन जो कि दिल्ली लाया गया। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के उपरांत लगभग 1233 में बलबन को खरीद लिया और दासों के दल जिसे चालीसा में शामिल कर लिया। अपनी योग्यता के कारण कालांतर में बलबन राज की संपूर्ण शक्ति का केंद्र बन गया। रजिया को पदस्थ करने वाले षड्यंत्र में उसने भाग लिया। उसने नसरुद्दीन महमूद की गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में वह काफी प्रभावशाली बन चुका था। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। चलिए यहाँ देखते हैं बलबन को कौन कौन सा पद मिला था, कौन कौन शासक के समय में। रजिया सुल्तान के में अमीर शिकारी, मुजुद्दीन बहराम शाह के अमीर आखुर, और अलाउद्दीन महसूद के समय में अमीर हाजिब, और नसरुद्दीन महमूद के समय में अमीर हाजिब वो नाइन का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त 1249 को बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया था? नसरुद्दीन से करा दिया, और सुल्तान ने उसे उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 में नसरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत अमीर सरदारों के सहयोग से बलबन गयासुद्दीन जो कि उपाधि धारण कर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार वह इलवरी जाति का द्वितीय शासक बना। पालम बावली से लेख रचनात्मक योगेश्वर पंडित ने में बलबन को विष्णु का अवतार बताया गया तथा यह लिखा है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत है। गढ़मुक्तेश्वर लेख में बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया। शासन नीति इसका देखते हैं। बलबन जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था, इसलिए उसने अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित तुरानी शासक के वंश अफरासियाब से जोड़ा और अपने पुत्र का नामकरण मध्य एशिया के ख्याति प्राप्त शासक केखुसरो, केकुबाद इत्यादि के नाम पर किया। गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया। उसने प्रशासन में सिर्फ कुलीन व्यक्तियों को नियुक्त किया। उसका कहना था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल का क्रूर तरीके से दमन कर दिया।
तुर्क अमीरों की शक्तिशाली होने से रोका। बदायूं के गवर्नर बकबक को जनता के सामने घोड़ों से पिटवाया। अवध के शासक हेवात खान के भी 500 कोड़ों लगवाए तथा बंगाल के तुगरिल से पराजित होने पर अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। दरबार में शराब, नृत्य और संगीत बंद करवा दिया तथा दरबारियों को विशेष वस्त्र या ड्रेस कोड पहनने का आदेश दिया। दरबार में हंसी मजाक भी बंद करवा दिया। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की, जैसे सिजदा, जमीन बोसी, सिजदा, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना और पाय पायबोस सुल्तान के पैर चूमना, जिसको सिजदा और पेबोस कहा जाता है, चुमना जैसी ईरानी फारसी प्रथाओं एवं नरोज का त्योहार ईरानी त्योहार मनाना प्रारंभ किया था बलबन ने। चलिए आगे देखते हैं। बलबन ने अपनी विरोधियों की समाप्ति के लिए लो एवं रक्त की नीति, जो कि खून का बदला खून का अनुपालन किया। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। बलबन ने राज्य में देवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसके अनुसार बलबन ने स्वयं नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व तथा जिल्ले ए इलाही ईश्वर की छाया बताया। बलबन ने अपनी पुत्र बुगरा खां को कहा कि राजा में देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बलबन से पहले उलेमाओं का राजनीति में बड़ा महत्व था, लेकिन बलबन के सत्ता में आने के बाद उसने उनके दबाव एवं अनावश्यक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए उसने सलाह लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे उनके राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी रोक लगा दी गई। बलबन ने उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त में उच्च वंशावली को महत्व दिया एवं उलेमा को उलमा ए आखिरत तथा उलमा ए दुनिया में वर्गीकृत किया और उलमा ए आखिरत की प्रशंसा की। बलबन के समय वजीर का महत्व घट गया, नाइब का पद समाप्त हो गया। बलबन का वजीर ख्वाजा हसन बसरा था, किंतु वह अधिक प्रभावित न बन सका क्योंकि बलबन के काल में वजीर की शक्तियां निम्नतम बिंदु पर जा चुकी थी। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना बेस्या या बसियत घोषित किया। बसेया को बर्नी ने संकलित किया। बलबन ने 1279 में ईस्वी में ख्वाजा नामक दीवानी अधिकारी को नियुक्त किया। कब किया? 1279 में। इक्तादारों को पर नियंत्रण रखता था एवं उनकी आय का आकलन करता था तथा लेखा रिकॉर्ड रखता था। बलबन ने इक्ता को अपने उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी। राजत्व का सिद्धांत। राजत्व से तात्पर्य उन सिद्धांत, नीतियों एवं कार्यों से है जिन्हें सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, अधिकार एवं शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता था। ए के निजामी के अनुसार बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे हैं। देवीय सिद्धांत का समर्थन, शाही वंशज होने का दावा और ईरानी आदर्शों एवं परंपराओं का आकलन। चलिए आगे देखते हैं। बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की। मंगोल के प्रतिनिधि। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत पर मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए बलबन ने एक सुनिश्चित योजना का क्रियान्वयन किया। बलबन ने संपूर्ण सीमांत प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित किया। सुमन सामाना एवं उच्च के प्रांतों छोटे पुत्र बुगरा खां को तथा मुल्तान, सिंध एवं लाहौर को बड़े पुत्र मोहम्मद खां को सौंपे। उसने मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु वित्त विभाग या दीवान ए
विजारत को सैन्य विभाग से अलग कर नए सैन्य विभाग या दीवान ए इजारत किया। अब केकुबाद के बारे में देखते हैं। 1287 से 1290 तक इसका शासनकाल रहा। बलबन की इच्छा अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद को अपना अधिकारी नियुक्त करने की थी, परंतु बलबन के जीवन काल में ही वह मंगोल के संघर्ष करते हुए मारा गया था। अंततः बलबन ने मोहम्मद के पुत्र केखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु मृत शक्तिशाली सुल्तान की यह इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। सुल्तान के मरते ही उसकी अमीर पुनः सक्रिय हो उठे। इन लोगों ने केखुसरो को मुल्तान भेज दिया एवं उसकी जगह पर बुकरा खां के अल्पायु पुत्र केकुबाद को सुल्तान घोषित कर दिया। केकुबाद को सुल्तान बनाने में दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी के प्रयासों से अल्पायु को केकुबाद सुल्तान बना। सुल्तान को बहलाकर केखुसरो की भी हत्या करवा दी। इस समय बलबन का पुत्र बुगरा खां सुल्तान का पिता जो कि था बंगाल एवं नसरुद्दीन के रूप में स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था। केकुबाद के गैर तुर्क सरदार जलाउद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया, जिसका तुर्क सरदारों पर बुरा प्रभाव पड़ा। तुर्क सरदार बदला लेने की बात सोच ही रहे थे कि केकुबाद को लकवा मार गया और अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने केकुबाद के समय में यात्रा की। उसने सुल्तान के शासनकाल में एक बड़ा समारोह की संज्ञा दी। चलिए आगे देखते हैं क्यूमर्स के बारे में, जो कि 1290। तुर्क अमीरों ने केकुबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स की गद्दी पर बैठाया। जलाउद्दीन उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। इस समय केकुबाद की भी हत्या कर यमुना नदी में फेंक दिया गया। क्यूमर्स शमसुद्दीन, जिसका नाम था, के साथ दिल्ली से बहारपुर चला गया। इससे तुर्की अमर आशंकित हो गए। उन लोगों ने क्यूमर्स के साथ जलाउद्दीन को दिल्ली आने का आदेश दिया। दिल्ली की जनता भी उन नन्हे सुल्तान के अपहरण से जलाउद्दीन का विरोधी बन बैठी। यद्यपि जलाउद्दीन ने अनेक विरोधियों को मार डाला, तथापि जन प्रतिनिधियों का ध्यान रखते हुए उसने क्यूमर्स को गद्दी पर सुल्तान के रूप में प्रतिष्ठान किया और स्वयं उसका संरक्षक बना रहा। ये आगे देखते हैं। कालांतर में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने उचित अवसर देखकर शमसुद्दीन का वध कर दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। इस प्रकार इलवारी तुर्क का शासन समाप्त हुआ और खिलजी वंश का सत्ता स्थापित हुआ। चलिए मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि हम अगले बार इससे अच्छा वीडियो बना पाए। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।